आज के मुख्य समाचार। नासिक जिले के अफगानिस्तान से ताल्लुक वाले मुस्लिम गुरु की अज्ञात 4 लोगों ने की हत्या। न्याय के लिए दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए। कानपुर में रात को हुई पति पत्नी की हत्या में कुछ ही घंटों में सनसनीखेज खुलासा हो गया। आम आदमी पार्टी की सरकार रोजगार बजट का एक और वादा पूरा करने के लिए तैयार। मुंबई, महाराष्ट्र में मंगलवार को एक मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की 4 अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद से चारों आरोपी फरार है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र में नासिक जिले के येवला कस्बे में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 35 वर्षीय मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु की मंगलवार को 4 अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल हत्या का कारण पता नहीं चला है। यह घटना मुंबई से करीब 200 किलोमीटर दूर येवला कस्बे के एमआईडीसी इलाके में एक खुले भूखंड पर शाम को घटी। मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी के अनुसार मृतक की पहचान ख्वाजा सैयद चिश्ती के तौर पर की गई है, जिन्हें येवला में सूफी बाबा के नाम से जाना जाता था। पुलिस के अनुसार हमलावर सूफी बाबा की हत्या करने के बाद उनकी एसयूवी गाड़ी लेकर मौके से भाग गए। मुंबई हाईकोर्ट ने कहा, जब गरीब और वंचित न्याय के लिए उसके दरवाजे पर दस्तक दे तो अदालतों को संवेदनशील होना चाहिए। अदालत ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए 14 साल पहले तोड़ी गई 5 झुग्गी वासियों को भूमि का एक वैकल्पिक भूखंड प्रदान करने का निर्देश देते हुए उक्त टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर ने अपने फैसले में कहा कि यह आवंटन उन्हें दस्तावेज उपलब्ध कराने के अधीन होगा कि वे 30 नवंबर 1998 से पहले स्टेशन के आसपास की झुग्गियों में रह रहे थे। अदालत ने कहा, स्थानांतरण नीति के तहत पात्रता की कट ऑफ तिथि और वे आज भी झुग्गियों में रहते हैं। अदालत ने कहा, जब गरीब और वंचित न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो न्यायालय को समान रूप से संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। न्यायालय को इस तथ्य के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होती है कि ऐसे वादियों के पास संपूर्ण कानूनी संसाधनों तक पहुंच नहीं होती। अदालत ने कहा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग अपनी मर्जी से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रहते। न्यायमूर्ति हरि शंकर 5 लोगों की याचिका पर यह फैसला दिया। याची ने दावा किया गया था कि वे 1980 के दशक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास शहीद बस्ती झुग्गी बस्ती के निवासी थे। 2002-2003 में जब भारतीय रेलवे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन में बदलने की कोशिश कर रहा था और प्लेटफॉर्मों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने स्लम भूमि का अधिग्रहण करने की योजना बनाई। उन्हें लाहौरी गेट पर स्थित पटरियों के दूसरी तरफ स्थानांतरित कर दिया और वहां एक झुग्गी बस्ती की स्थापना की। कॉलोनी का नाम शहीद बस्ती ही रहा। याची ने कहा, हालांकि स्टेशन के और आधुनिकीकरण के लिए अधिकारियों को लाहौरी गेट के आसपास के उस क्षेत्र को भी साफ करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए 14 जून 2008 को वहां की झुग्गी को ध्वस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि स्लमवासियों के पुनर्वास की नीति के तहत पूर्व सर्वेक्षण के बिना उनकी बेदखली नहीं की जा सकती थी। वहीं रेलवे ने तर्क दिया कि पुनर्वास नीति में केवल झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के पुनर्वास की परिकल्पना की गई थी, जो 30 नवंबर 1998 को या उससे पहले स्थापित किए गए, और लाहौरी गेट पर याचिकाकर्ताओं के घर केवल 2003 में स्थापित किए गए। रेलवे ने कहा कि सर्वेक्षण करने की आवश्यकता केवल पात्र स्लम समूहों पर लागू होती है जो कट ऑफ तिथि से पहले थे। यहाँ तक कि वे कैसे रहते हैं, इसकी कल्पना करने का एक छोटा सा प्रयास भी हमारे लिए काफी है। इसलिए हम ऐसा नहीं करना पसंद करते हैं। नतीजतन अंधेरे के ये निवासी अपने अस्तित्व को दिन ब दिन नहीं, बल्कि अक्सर घंटे दर घंटे, अगर मिनट दर मिनट नहीं, तो अपने अस्तित्व को जारी रखते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार की रात हुई पति पत्नी की हत्या का कुछ घंटे में ही सनसनीखेज खुलासा हो गया है। दंपति की बेटी ही कातिल निकली है। बेटी ने ही अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त के साथ मिलकर मां बाप को मौत के घाट उतारा है। हत्या से पहले बेटी ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था। रात में गेट खोलकर हत्यारों की एंट्री कराई थी। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को एक संदिग्ध घर में घुसते और करीब 3 घंटे बाद निकलते दिखाई दिया था। यहीं से पुलिस खुलासे के करीब पहुंची। सीसीटीवी और मोबाइल फोन ने मामले को खोल दिया। हालांकि हत्या के कारण पर पुलिस पशोपेश में है। पहले संपत्ति विवाद की बात सामने आई, लेकिन भाई के जिंदा रहने से पुलिस ने बॉयफ्रेंड वाले एंगल पर जांच तेज की है। डबल मर्डर के बाद बेटी ने सुबह पुलिस को जो कहानी बताई थी उसमें शुरू से ही झोल लग रहा था।
बेटे ने बताया था कि रात सब 8:30 बजे जूस पीकर सो गए थे, जो आमतौर पर अब शहरों में या गांव तक में सोने का समय नहीं रहा। फिर बहन ने भाई को रात 2 बजे उठाकर बताया कि मां पिता का खून हो गया है। दूसरी बात, सीसीटीवी में जो संदिग्ध हत्यारा घर में घुसता और बाहर जाता दिखा, उसके घर में घुसने और बाहर निकलने के बीच में 2 घंटा से ज्यादा का गैप था। इससे ये शक हुआ कि घर के अंदर कोई तो था जिसने उसे 2 घंटे से अधिक वक्त तक रोके रखा। पुलिस से पूछताछ में दंपति मर्डर केस में संपत्ति के लालच का एंगल तो आ गया है, लेकिन फिर यहाँ से सवाल उठता है कि संपत्ति का लालच था तो फिर संपत्ति के साझेदार भाई को बहन ने कैसे छोड़ दिया। बेटी ने नशीला पदार्थ खाने में मिलाया तो भाई पर उसका असर क्यों नहीं हुआ। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मां बाप को नशीला ड्रिंक पिलाने के बाद लड़की ने बॉयफ्रेंड को बुलाया था, लेकिन पकड़े जाने पर मां बाप की हत्या कर दी। इसी कहानी में आगे भी खुलासे और नई मोड़ आने की पूरी संभावना है, क्योंकि हत्या की साजिश घर के अंदर रची गई है। कानपुर के बर्रा 2 यादव मार्केट के पास सोमवार देर रात फील्ड गन फैक्ट्री से सुपरवाइजर की पोस्ट से रिटायर्ड मुन्ना लाल गुप्ता 61 व उनकी पत्नी राजदेवी 55 की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना के समय घर में बेटा अनूप उत्तम 30 और बेटी 25 कोमल थी। अनूप ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी से तलाक का केस चल रहा है और बड़े साले सुरेंद्र और छोटे साले मयंक आए दिन जान से मारने की धमकी देते रहते थे। अनूप के मुताबिक रात करीब 2 बजे बहन ने आकर बताया कि नीचे मां पापा की हत्या हो गई है। यह सुनकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर कमिश्नर समेत 4 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी और कुछ घंटे में ही खुलासा हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जोर राजधानी दिल्ली में नए रोजगार पैदा करने पर है। आज सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार रोजगार बजट का एक और वादा पूरा करने के लिए तैयार है। उन्होंने दिल्ली में साल 2023 की शुरुआत में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में रोजगार, व्यापार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगले साल यानी साल 2023 में 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। उन्होंने कहा, हम इसे अभी शुरू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ सालों में हम इसे दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बना देंगे। सीएम केजरीवाल ने बताया कि हम दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल में पूरी दुनिया से लोगों को आमंत्रित करेंगे, जिससे वह दिल्ली और उसकी संस्कृति का अनुभव कर सकें। हमारी तैयारी पूरी हो गई है। इस फेस्टिवल में यूथ, फैमिली, बुजुर्गों, गरीबों सबके लिए कुछ न कुछ होगा। पूरी दिल्ली को बाजारों की सजाया जाएगा। दिल्ली दुल्हन बनेगी। हेवी डिस्काउंट होंगे। आध्यात्म, गेमिंग, टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हेल्थ सब पर प्रदर्शनी होगी। देश भर से टॉप के आर्टिस्ट इनवाइट किए जाएंगे और करीब 200 ऐसे कॉन्सर्ट होंगे। स्पेशल ओपनिंग होगी। दिल्ली खाने के लिए मशहूर होगा और स्पेशल फूड वॉक्स का इंतजाम होगा। उन्होंने आगे कहा, दिल्ली में लोगों को लाने के लिए हम एयरलाइंस और होटल्स से बात कर रहे हैं, ताकि स्पेशल पैकेज ऑफर किया जा सके। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा बूस्ट मिलेगा। दिल्ली के व्यापारियों, बिजनेसमैन के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। हमें दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करने का बड़ा मौका होगा। इससे हजारों रोजगार पैदा होंगे। हमारे लिए रोजगार पैदा करना सबसे महत्वपूर्ण है। यह ऐसा फेस्टिवल होगा जिससे दिल्ली के लोग, व्यापारी, सरकार सब मिलकर एक पार्टनर के रूप में काम करेंगे। दिल्ली वाले इसकी मेजबानी की तैयारी शुरू करें और बाहर वाले टिकट बुक करना शुरू कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।